Hi guys, welcome back to another video of NPO. In previous videos, I have discussed about the theories relating to NPOs like the contents of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet, and how to prepare income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account. In this video, I am going to discuss about the most important topic of NPO, that is fund based accounting. So फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड हाउ वी आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम. सो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्चुअल थिंग. अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं देन यू विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन इजीएस्ट वे. सो बिफोर नोइंग द मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, let's know about what is the meaning of fund. Okay, so fund means any amount received or set aside by non-profit organization for a specific purpose. मतलब किसी भी पर्पस के लिए अगर हम एक रिजर्व बनाते हैं या उसका मनी को हम साइड में रखते हैं तो उसे हम फंड कहते हैं. The accounting based on this fund is known as fund based accounting. So there are two types of fund. One is general fund, another is specific fund. जनरल फंड का पैसा को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक फंड का पैसा को हम उस स्पेसिफिक चीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरा फंड में या दूसरा इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल. मेरा एक एनपीओ है एंड आई वांट टू बिल्ड अ लाइब्रेरी फॉर माई एनपीओ. सो उस लाइब्रेरी के लिए हम एक अलग से फंड बनाए और मेरे पास 5 लाख रुपया है, हम उस फंड में 5 लाख रखे. सो इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए हम वो 5 लाख से ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो कुछ इनकम आता है तो उस अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और कुछ एक्सपेंडिचर होता है तो उस अकाउंट से ही माइनस होगा. एंड कोई अगर XYZ अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या डोनेट करना चाहता है देन द अमाउंट ऑफ द डोनेशन विल बी ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर फंड. समझ में आ गया? तो डोनेशन फंड क्या है? ए फंड इज एनी अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. किसी भी पर्पस के लिए अगर हम एक रिजर्व बनाते हैं या उसका अमाउंट को साइड में रखते हैं तो इसे हम फंड बोलते हैं. चलो, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीप्ट और डोनेशंस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट पर्टिकुलर फंड. मतलब एक जो फंड हमने बनाया है लाइक लाइब्रेरी फंड या पैविलियन फंड या मैच फंड, उस पैसा को हम किसी और इन्वेस्टमेंट में खर्च नहीं कर सकते हैं. मतलब कुछ भी इनकम होता है लाइक रिसीप्ट और डोनेशन अगर आता है उस पर्टिकुलर फंड के लिए तो हम उस पर्टिकुलर फंड में ही अमाउंट क्रेडिट करेंगे. फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीप्ट्स और डोनेशंस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर फंड. सोचो उस पर्टिकुलर फंड के लिए मिस्टर एक्स ने डोनेट किया है 1 लाख रुपया, तो उस पर्टिकुलर फंड में ही डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा and credited to that particular fund and payments and expenses are debited to it. और इससे जो खर्चा होता है, इसके रिलेटेड जो खर्चा होता है हम उस फंड से ही लेके जाएंगे, ना कि हम दूसरे फंड से लेके जाएंगे. जनरल फंड से हम नहीं लेंगे. द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम इट. इसी फंड से ही हम पैसे को लेकर जाएंगे. एंड द बैलेंस विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. और उस फंड का जो भी बैलेंस हो जाएगा उसको हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. बिकॉज हमने पढ़ा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ जनरल डोनेशन जाता है. स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड that will be transferred to the liability side of balance sheet as it's a liability for the organization. हमने डोनेशन लिया है या पैसा लिया है for that particular or specific purpose, वो हमारे लिए liability है and that should be added to the capital fund of next year. Let's take an example. I have written the example. Let's solve it.
sports fund has a balance of rupees 1 lakh which is invested as fixed deposit in a bank earning 8% interest. हमने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया है जिसमें 1 लाख रुपया बैलेंस है. The balance is 1 lakh which is invested as fixed deposit in a bank earning 8% interest. उस फंड को हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जहां पे हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा. Then further donation of 10,000 is received towards it. किसी ने उसमें फिर से डोनेशन दिया, 10,000 रुपया डोनेशन दिया उस स्पोर्ट्स फंड के लिए. Then towards it expenses incurred towards prizes are rupees 7,000 जिसमें 3,000 towards trophies and 4,000 were distribution to cash prizes. मतलब क्वेश्चन क्या है, हमने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया है जिसमें बैलेंस है 1 लाख रुपया और उस बैलेंस को हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया. उसमें से हमें 8% इंटरेस्ट मिलता है और कुछ दिन के बाद उसमें डोनेशन मिला है 10,000 उस मैच फंड के लिए और स्पोर्ट्स फंड के लिए हमें 10,000 रुपया डोनेशन मिला है. एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स प्राइजेस इज 7,000. अब उसमें जब हम मैच किए, ये स्पोर्ट्स किए, तो उसमें हमें खर्चा हो गया 7,000 रुपीज. तो हमारा मैच फंड में कितना पैसा आएगा और बैलेंस शीट में कितना पैसा शो होगा, चलो सॉल्व करते हैं. आंसर तो यहां पे स्पोर्ट्स फंड है तो हेडिंग होगा स्पोर्ट्स फंड अमाउंट. द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड इज 1 लाख. ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड इज 1 लाख. हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख. फिर 8% इंटरेस्ट मिला है. So interest is an income for our organization and that should be directly credited to the particular fund. इस फंड में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा. Add interest on fixed deposit. Fixed deposit कितना 8%. 8% of 1 lakh. 8,000 गया. Then further donation of rupees 10,000 is received towards it. फिर इसी फंड के लिए हमें डोनेशन मिला है 10,000 रुपए. ये भी डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा उस पर्टिकुलर फंड में. इसे भी ऐड करेंगे. फर्दर डोनेशन रुपीज 10,000 and expenses incurred towards prizes are rupees 7,000 which includes 3,000 towards trophies and 4,000 towards distribution. मतलब इस फंड से हम खर्चा भी इसी पर्टिकुलर फंड से ही डेबिट हो जाएगा, मतलब माइनस होगा. तो हम इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से ही माइनस करेंगे. तो ऐड कर देते हैं 1,18,000 and the expenses will be subtracted from sports fund less expenses on sports. The amount is 7,000. So the balance is 1,11,000. ये 1,11,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में. समझ में आया? इफ अगर हाँ, यहां पे और एक प्रॉब्लम अराइज होता है दैट if the expenses is more than the balance of fund, तो यहां पे क्या होगा? So suppose ये 7,000 expenses 7,000 ना होके the expenses of sports fund will be 1,20,000. 1,20,000. तो यहां पे फर्दर डोनेशन गया. एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स 7,000 के जगह 1,20,000 आएगा. 1,20,000 मतलब 2,000 रुपया माइनस हो गया. अब ये माइनस फंड क्या ये लायबिलिटी साइड में जाएगा? नो. इफ एनी deficit or loss arises in the sports fund, that will be directly transferred to the expenditure side of income and expenditure account. तो समझ में आया? If any incomes or any surplus amount is written in any particular fund, that will be transferred to the liability side of balance sheet.
But if any loss arises or if any debit balance arises, then it will be transferred to the expenditure side of income and expenditure account. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. So guys, I have taken 3 important examples of fund based accounting. चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज टूर्नामेंट फंड ₹2 lakh, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ₹60,000 एंड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000. तो टूर्नामेंट फंड में मेरा 2 लाख रुपया है एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है 60,000 और रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट करने से हमें रिसीट इनकम हुआ है 80,000. तो टूर्नामेंट फंड में कितना आएगा? चलो सॉल्व करते हैं. कौन सा फंड है? टूर्नामेंट फंड. हेडिंग इज टूर्नामेंट फंड. ओके, सो ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस द ओपनिंग बैलेंस इज ₹2 lakhs एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मतलब खर्चा हुआ है 60,000. इसे हम लेस करेंगे. देन रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000. तो टूर्नामेंट करने से हमें इनकम हुआ है या रिसीट हुआ है 80,000. दैट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द पर्टिकुलर फंड. मैंने अभी बताया. तो इसे हम ये 80,000 हमें रिसीट हुआ है तो हम इसे ऐड करेंगे. चलो ऐड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000. 87 टोटल हो गया 2,80,000. अब इसमें से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. ठीक है, मैंने कहा था द इनकम्स फॉर द पर्टिकुलर फंड विल बी क्रेडिटेड टू इट्स एंड द एक्सपेंडिचर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर फंड शुड बी डेबिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड. सो लेस एक्सपेंडिचर्स कितना? 60,000. तो बैलेंस कितना हो गया? 2,20,000. दिस 2,20,000 विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. सो ये 2,20,000 ट्रांसफर होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. समझ में आ गया? अगेन क्वेश्चन है टूर्नामेंट फंड में बैलेंस है 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा हो गया 60,000 एंड द रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट इज 80,000. टूर्नामेंट करने से मुझे रिसीट हुआ 80,000. तो हम टूर्नामेंट फंड में कितना शो करेंगे? ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, एड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट आज इट्स इनकम, देन इट विल बी एडेड टू द फंड, देन 2,80,000 और एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट इसे हम माइनस करेंगे. दैट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड. इसे हम माइनस कर दे 60,000. तो 2,20,000 बैलेंस ये कहां कैरी फॉरवर्ड होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आज इट्स ए स्पेसिफिक फंड. समझ में आ गया पहला? चलो अब सेकंड करते हैं. सेकंड इज क्रिकेट मैच एक्सपेंसेस इज ₹90,000. क्रिकेट मैच में खर्चा हो गया 90,000. अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंड हमने क्रिएट किया है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है. So this fund is directly carry forward to the expenditure side of income and expenditure account. जहां पे हम पर्टिकुलर फंड बनाते हैं वहां पे ही हम इनकम लेके जाएंगे और खर्चा वहां से माइनस करेंगे. बट यहाँ पे कोई भी फंड क्रिएट नहीं किया गया है. That's why the amount of expenses of cricket match should be directly डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट साइड में जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. समझ में आ गया? तो सेकंड वन कहां जाएगा? डायरेक्टली ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया. अब थर्ड वन. Before proceeding to solve the third question, मैं एक रूल्स बताना चाहूंगा कि इफ वी इन्वेस्ट इन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ.
तो अगर हम एक कैपिटल, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर रहे हैं तो दैट विल बी डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आया? बट अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड। वो बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमें फ्यूचर में एसेट बन जाएगा, तो ये पैसा को हम एसेट साइड में डालेंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में डालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। समझ में आ गया? अगेन आई एम सेइंग any amount invested in capital expenditure should be posted in the asset side of balance sheet and should be added to the capital fund। समझ में आ गया? चलो अब ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। In question, expenditure on construction of pavilion during the year was ₹6 lakh। पैविलियन बनाने में, हम एक पैविलियन बना रहे हैं तो पैविलियन फंड एक बनाए होंगे। सो अब पैविलियन बनाने में हमें 6 लाख रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, पैविलियन फंड आज ऑन 31 मार्च, सॉरी, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस। सो ये कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, बन रहा है, मतलब ये असेट हो गया। एंड नॉट येट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन, हम पैविलियन बना रहे हैं जिसमें मेरा 6 लाख खर्चा हो चुका है और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पैविलियन फंड आज ऑन 31 मार्च 2018 ₹8 लाख। तो पैविलियन फंड में एंडिंग में हमारा बैलेंस कितना है? 8 लाख रुपीस बैलेंस है, तो पैविलियन फंड में बैलेंस है 8 लाख। डोनेशन फॉर पैविलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2018 इज 10 लाख। अब पैविलियन फंड किए हैं एनपीओ में तो डोनेशन आएगा। डोनेशन आएगा कहां पे? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब स्पेसिफिक फंड के लिए। कितना आया? 10 लाख रुपए आएगा। दिस 10 लाख ऑफ डोनेशन शुड बी डायरेक्टली एडेड टू द स्पेसिफिक फंड। मैंने पढ़ाया अभी। तो डोनेशन आया है मतलब उस पर्टिकुलर फंड में ऐड हो जाएगा। देन कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 वाज ₹20 लाख। कैपिटल फंड में हमारा 20 लाख रुपया है। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। How these items should be shown in the balance sheet। ठीक है, बैलेंस शीट as on, ठीक है, assets amount। So the first item of balance sheet is capital fund। एनपीओ में कैपिटल फंड होता है एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता है। तो पहले लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज 20 लाख। 20 लाख, ठीक है। अब आया हमारा एक फंड बना है, क्या है? पैविलियन फंड। चलो नीचे लिखते हैं पैविलियन फंड। पैविलियन फंड का ऊपर लिखते हैं पैविलियन फंड। तो पैविलियन फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना है? द पैविलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 8 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस इज ₹8 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस था। अब यहाँ पे डोनेशन हुआ है। डोनेशन फॉर पैविलियन रिसीव्ड इज ₹10 लाख। दैट शुड बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द पर्टिकुलर फंड। मतलब पर्टिकुलर फंड में, इस पैविलियन फंड में हम ऐड कर देंगे डोनेशन। ऐड डोनेशन कितना है? 10 लाख। इस 10 लाख को हम ऐड कर दिए। चलो ये आइटम भी हो गया 10 लाख। ये आइटम कंप्लीट हो गया तो ऐड हो जाएगा 10, 18 लाख। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹6 लाख। एक्सपेंडिचर, इस पैविलियन को बनाने में मेरा साल भर में खर्चा हो गया 6 लाख। एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस।
कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड इज नॉट कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई हैव सेड दैट द इफ एनी एक्सपेंडिचर मेड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर देन इट विल बी डायरेक्टली शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आइटम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये हमारे फ्यूचर में हमारा एसेट बनेगा, तो इसे हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में डालेंगे। क्या है? एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन, एक्सपेंडिचर ऑन पैविलियन, एक्सपेंडिचर ऑन पैविलियन कितना है? 6 लाख। ये हमारा एसेट साइड में आया। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था? एंड इट शुड बी डायरेक्टली एडेड विद द कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। चलो कैपिटल फंड में ये ऐड कर देंगे। ऐड एक्सपेंडिचर ऑन पैविलियन, पैविलियन कितना है? 6 लाख, 6 लाख। तो ये 6 लाख ऐड होने के बाद द अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द अमाउंट कॉलम इज 26 लाख। समझ में आ गया? अब ये 6 लाख एक्सपेंडिचर हुआ है एंड दैट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड। पर्टिकुलर फंड से भी माइनस करेंगे क्योंकि वो फंड में हमारा पहले से 8 लाख था, पहले से 8 लाख था। डोनेशन आया है 10 लाख, टोटल 18 लाख हमारा हो गया। अब उसमें से खर्चा हुआ है 6 लाख। अब ये खर्चा को माइनस करेंगे। चलो लेस एक्सपेंडिचर ऑन पैविलियन 6 लाख। ये 6 लाख को हमने माइनस कर दिया, टोटल 12 लाख अमाउंट कॉलम में जाएगा। समझ में आ गया हाउ टू ट्रीट ऑल द आइटम्स इन ए बैलेंस शीट। फिर से समझा रहा हूं। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनपीओ, एनी एक्सपेंडिचर मेड or any investment made in a capital expenditure should be transferred to the asset side of balance sheet and to be added with the capital fund। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा हमारा एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का और डायरेक्टली एडेड होगा कहां पे? कैपिटल फंड में ऐड होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह हमारा पैविलियन एक्सपेंडिचर ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था? 20 लाख था। कैपिटल फंड में हमने 20 लाख लिख दिया और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इन पैविलियन इज 6 लाख। ये 6 लाख को हमने एसेट साइड में लिखा और कैपिटल फंड के साथ ऐड कर दिया। टोटल कितना हो गया? 26 लाख। ये काम खत्म। अब हमें बनाना है स्पेसिफिक फंड। द स्पेसिफिक फंड शुड बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हमें लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करना है। कौन सा फंड? पैविलियन फंड। चलो यहाँ पे पैविलियन फंड का हेडिंग बना दिए, बनाए। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पैविलियन फंड इज 8 लाख। अब इसको ओपनिंग बैलेंस हम 8 लाख लिखे। ठीक है। अब फर्दर डोनेशन मिला है हमें इस पैविलियन बनाने के लिए 10 लाख रुपया। ये हमने कहा था if any incomes or donation given for that particular fund should be credited for to the fund। तो उस फंड में डायरेक्टली क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा मतलब ऐड होगा, इसलिए हमने ऐड कर दिया। ऐड डोनेशन। डोनेशन कितना? 10 लाख रुपया ऐड किया। टोटल 18 लाख हो गया। 18 लाख हो गया। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 6 लाख खर्चा हो चुका है। अब 6 लाख माइनस कर दिया, मतलब मेरा पैविलियन फंड में कितना पैसा है? अब 12 लाख रुपया पैविलियन फंड में है। समझ में आ गया? इफ हाँ, और एक चीज क्या है? लास्ट पॉइंट, एनी इनकम शुड बी ट्रांसफर, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड शुड बी ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बट इफ एनी लॉस ऑकर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंड शुड बी ट्रांसफर टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कुछ लॉस होता है मतलब डेबिट बैलेंस होता है तो वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आ गया? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Hope you will understand and don't forget to subscribe. Thank you.